हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ग्रेड प्लस लॉन्च कर रहा है आपके लिए फाउंडेशन बैच 3.0। ग्रेड प्लस आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन बैच 3.0। ये फाउंडेशन बैच आपके लिए स्पेशल क्यों है और ये अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि 3.0 का मतलब है सभी फाउंडेशन बैचेस से आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग मिलेगा और आपके बेसिक को ये क्या करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा। क्योंकि अगर फाउंडेशन बैच का मतलब ही ये होता है कि आपको अपग्रेड करना, और 3.0 का मतलब है आपको टोटल अपग्रेड करना। इस फाउंडेशन बैच में मैं प्रशांत मौर्य आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इतिहास जैसा विषय जो आपका जीएस का एक पार्ट होता है। इतिहास क्या होता है, आपके जीएस का क्या होता है, एक पार्ट होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नए नए क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है और आपको जीएस कंप्लीट करने के लिए इतिहास पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इस फाउंडेशन बैच में आपको नया क्या मिलेगा, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन है तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ नया भी मिलना चाहिए। क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन में अगर आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जीएस की तैयारी कई सालों से कर रहे हो, कई जगह से कर रहे हो, लेकिन आप सक्सेस नहीं पा रहे हो, तो इस फाउंडेशन बैच में आपका जीएस जो होगा वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। फाउंडेशन बैच 3.0 में जो ग्रेड प्लस ला रहा है, इसमें आपको पूरी चीजें मिलेंगी, बेसिक से लगा के आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जहां पर जो चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले होगा क्या, इन डेप्थ टॉपिक डिस्कशन। इन डेप्थ टॉपिक डिस्कशन में मतलब होगा कि टॉपिक को पूरा से पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, कहां पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, सब कुछ आपको डेप्थ में बताया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, डेप्थ में बताने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। आपको पढ़ाया वही जाएगा जो क्या रहेगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो इतने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे उसमें क्या बनवाए जाएंगे, की पॉइंट्स बनवाए जाएंगे। की पॉइंट्स का मतलब ये होगा वो पॉइंट्स जो आप याद रख सकें। पढ़ाया सब कुछ जाएगा, लेकिन की पॉइंट्स इसलिए बनवाए जाते हैं क्योंकि आपको हर एक चीज क्या रहे, याद रहे, जिससे एग्जाम के समय में आपको चीजें याद आ जाए कि ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। तीसरा क्या होगा, चैप्टर वाइज गेस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। आपके हर चैप्टर के एमसीक्यूज बनेंगे, जो एमसीक्यू आपको जैसे जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू बनेंगे और वो एमसीक्यू यहां पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर क्या होगा, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन सॉल्व करवाएंगे। आप सभी को पता है लगभग क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्वेश्चंस पर डिस्कस कराएंगे। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी सेट्स में आए, जहां जहां आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे और उनसे कौन कौन से नए क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के फॉर्म में बन सकते हैं उन पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर हम जो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाएंगे, ये हम एग्जाम वाइज लगवाएंगे कि एक एग्जाम में जैसे कोई कितने क्वेश्चंस आए हैं, दूसरे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए हैं, तीसरे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो जो जो एग्जाम होता जाएगा उसके हम क्या करेंगे, एग्जाम वाइज यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, सबके आपको पीडीएफ मिलेंगे। जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जो भी यहां पर ग्रेड प्लस पर आपको पढ़ाया जाएगा, सभी के क्या मिलेंगे, आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, जिससे क्या हो, जो आपने पढ़ा है वही चीजें आपको बाद में रिवीजन करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। फिर क्या मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आपको मिलेगा। इसमें क्या होगा, चैप्टर से रिलेटेड, पूरे फाउंडेशन बैच से रिलेटेड, जिन चीजों से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको यहां पर क्या करेगा, टीचर आपको सारे सॉल्यूशंस देगा। आपके जितने डाउट्स होंगे उन डाउट्स को क्लियर करेगा, क्योंकि आपका एक भी डाउट आपका नंबर कम कर सकता है। यहां पर सभी टीचर्स या मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। फिर हम बात करते हैं कि हम इतिहास में पढ़ेंगे क्या क्या, क्योंकि इतिहास आपका विषय है, जीएस में क्वेश्चंस बनेंगे, तो इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें, हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए भारत का इतिहास आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहां पर हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, क्योंकि भारत का इतिहास ही आपके एग्जाम में आएगा।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। सबसे पुराना टाइम पीरियड यही माना जाता है और भारत का इतिहास यहीं से शुरू होता है। प्रागैतिहासिक काल से ही भारत का इतिहास शुरू होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल को। ऐसा क्यों है, इतिहास को 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? प्रागैतिहासिक काल में, आग ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, कोई भी लिपि नहीं मिली थी। इसलिए हम क्या किया है, जहां तक हमको लिपि नहीं मिली है उस पूरे टाइम पीरियड को हमने प्रागैतिहासिक काल में रखा है या पाषाण काल में रखा है। जहां से हमको लिपि मिली या लोगों ने लिखना शुरू किया, परंतु हम उन लिपियों को अभी तक पढ़ने में असमर्थ रहे हैं, उन लिपियों को, उतना समय को हमने क्या रखा है, आग ऐतिहासिक काल में रखा है। और फिर ऐतिहासिक काल में हमने उस टाइम पीरियड को रखा है जहां पर पूर्ण रूप से लिपियों का विकास हो चुका था, हम लिपियों को पढ़ने में सक्षम भी हुए थे। उस काल को हमने किस में रखा है, ऐतिहासिक काल में रखा है। फिर अगर हम बात करें हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, फिर हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और उसके बाद हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। क्योंकि क्या हुआ, जो मानव हुआ उसने धीरे धीरे इन्वेंशंस करने शुरू करिए और अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर दी। तो क्या करें, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती गई, जैसे जैसे वो बढ़ते गए, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, काल क्रम का निर्धारण करते गए और वैसे वैसे ही हम क्या करेंगे, आने वाले कालों को पढ़ते जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आग ऐतिहासिक काल की, तो आग ऐतिहासिक काल को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। एक बात याद रखिएगा आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हम हड़प्पा सभ्यता कहें, हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक कल्चर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक काल में और दूसरा एक उत्तर वैदिक काल में। यहां पर वेदों की रचना हुई थी और यहां पर इनके उपवेदों की रचना हुई थी। क्योंकि वेदों को पढ़ना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि हर इंसान वेद पढ़ नहीं पाता था, इसलिए क्या हुआ, उपवेदों की रचना हुई कि हर आदमी तक वेद पहुंच सके और वेद को हर आदमी क्या कर सके, पढ़ सके। उसके बाद अगर फिर आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल। क्योंकि ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला हैगा प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा होगा आधुनिक भारत का इतिहास। हम ऐतिहासिक काल को, यहां पर क्या हुआ, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले। कैसे मिले, लिखित साक्ष्य। और इन साक्ष्यों को क्या किया जा सका, पढ़ा जा सका। तो हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास फिर ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ये टाइम ड्यूरेशन क्या था, ये टाइम ड्यूरेशन था 600 ईसा पूर्व से लगाकर 712 ईसा पूर्व का। इसी टाइम पीरियड को हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले महाजनपद काल, उसके बाद मगध साम्राज्य और इसी में हम क्या पढ़ेंगे, उस समय के 2 धार्मिक आंदोलन, जिसको हम क्या नाम जानते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। 2 धार्मिक आंदोलन हुए, एक हुआ जैन धर्म और दूसरा हुआ बौद्ध धर्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य और संगम काल। संगम काल में मौर्य साम्राज्य में हम उत्तर भारत का पूरा इतिहास पढ़ते हैं और संगम काल में हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं। इसमें हम चोल और पांड्य 2 पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल।
मौर्यत्य काल में हम पढ़ेंगे शक, कुषाण, शुंग, सातवाहन और वाकाटक वंशों के बारे में, भारतीय वंशों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। मौर्योत्तर काल के बाद हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, जिसको क्या बोला जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर क्या थे, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों का चलन भी गुप्त काल में हुआ था। और कहते हैं कि गुप्त काल में भारत की इकोनॉमी आज की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, या विश्व की इकोनॉमी से भी क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, क्योंकि गुप्त काल में क्या था, स्वर्ण सिक्के बहुत मिले थे, सोने का बड़े बड़े भंडार होते थे। और आज हमारे पास भंडार नहीं है, क्योंकि इतनी बार भारत में क्या हुआ है, लूट हुई है, इतने लोगों ने भारत को लूटा है, तो हमारे भंडार क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। वो हम आगे देखेंगे कि किसने किसने कैसे कैसे लूटा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्धन साम्राज्य, और वर्धन साम्राज्य से आपका प्राचीन भारत इतिहास खत्म हो जाता है, और यहां से शुरू होता है आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, इसको भी दो भागों में हमने बांट दिया है। एक हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन, ये 8 से 12वीं शताब्दी का इतिहास है, और फिर हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकालीन इतिहास, जो 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का इतिहास है। और अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास की। तो पूर्व मध्यकालीन में हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का इतिहास पढ़ते हैं। तो उत्तर भारत में हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, इन तीनों के त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष मतलब था कन्नौज, जो क्या थी, हर्षवर्धन की राजधानी थी। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या करते थे, सभी कन्नौज को पर अपना अधिकार चाहते थे, क्योंकि कन्नौज सेंट्रल पॉइंट था, और कहते थे कन्नौज पर अगर आपने अधिकार कर लिया तो आपने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। इसलिए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये तीनों क्या करते थे, आपस में ही युद्ध किया करते थे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष बोलते हैं। फिर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इसमें चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल, 4 साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। और दक्कन की बात करें अगर, तो दक्कन में पढ़ेंगे चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूटों के बारे में। फिर हम आएंगे उत्तर मध्यकालीन इतिहास में, और उत्तर मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से पहले हम पढ़ेंगे यहां पर मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी। और राजपूत। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, जिसको हम सेफ डायनेस्टी बोलते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी डायनेस्टी। तो इतने 5 ये जो थे, 5 जो वंश हुए हैं या 5 डायनेस्टी जो हुई हैं, ये इन 5 डायनेस्टी को हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं था ये 5 डायनेस्टी एक ही थी, ये 5 डायनेस्टी अलग अलग है, लेकिन हम इनको पूरे में क्या पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में ही पढ़ते हैं। और उसके बाद 1526 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, और यहां से शुरू होता है हमारा मुगल काल। यहां से शुरू होता है मुगल काल, मुगल पीरियड शुरू होता है। ये बाबर से औरंगजेब तक चलता है। 1526 से 1707 तक हमारा मुगल काल समाप्त हो जाता है। मुगल काल के बीच में हुमायूं जब शासन कर रहा था, तो बीच में एक राजवंश और आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य डायनेस्टी या सूरी साम्राज्य बोलते हैं, जिसने इसी के बीच में 15 वर्षों तक क्या किया था, भारत पर शासन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। तो आधुनिक भारत में हम मुगल काल जब अपने कहते हैं अंत की ओर आ गया, अंत की ओर मतलब मुगल काल खत्म होने वाला था,
तो बहुत ही कमजोर शासक हुए। तो उनको हम किसमें पढ़ते हैं, क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 में हो चुकी थी और उसके बाद के शासक बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, तो उनको सभी शासकों को हम उत्तर मुगल काल में पढ़ते हैं। और यहीं पर क्या हुआ, यूरोपियों का आगमन भारत में होना शुरू हो गया। जबकि यूरोपियों का आगमन मुगल काल से ही हो रहा था, लेकिन जो शक्तिशाली हुए यूरोपीय वो किस कब हुए, जब उत्तर मुगल काल में क्या हो गए, मुगल कमजोर हो गए, तो क्या हुआ, यूरोपीय यहां पर शक्तिशाली हो गए। अगर यूरोपियों में हम बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, और उसके बाद फ्रांसीसी जो थे वो भारत आए। फ्रांसीसी क्या हुए, भारत आए। इनका क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो पुर्तगाली, डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, और डेन के बाद फ्रांसीसी जो थे ये यूरोपीय शासक भारत में आए थे। अगर पूछा जाए विदेशी कौन आए थे, तो विदेशी यूरोपियन से पहले विदेशी जो सबसे पहले भारत में आए थे वो आए थे यूनानी। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, 1757 से 1857 के मध्य विद्रोह पढ़ते हैं। हमको भी पता है कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और वहां से अंग्रेजों की सत्ता भारत पर शुरू हो गई थी। तो प्लासी के युद्ध से 1857 के मध्य जितने भी भारत में विद्रोह हुए, 1857 में क्या हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कब, 1857 में। तो इनके मध्य हुए विद्रोहों को भी हम पढ़ते हैं, और फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद 1857 के बाद जितने भी किसान विद्रोह हुए या आंदोलन हुए, उन आंदोलनों और किसान विद्रोहों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्रांतिकारी विद्रोह हुए, क्योंकि भारत में क्या हो चुका था, अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था और हमें क्या चाहिए थी, अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। तो अंग्रेजों से आजादी करने के लिए कई सारे क्रांतिकारी संगठन बने और उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। और यहां पर हम उनके आंदोलन जो विद्रोह हुए और जो उन्होंने आंदोलन किए वहीं वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गांधी युग, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम पूरा गांधी युग एक साथ पढ़ते हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और कई सारे इसके अधिवेशन हुए, और अधिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हम उसके अधिवेशन क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। क्योंकि हमें कैसा पढ़ना है, फाउंडेशन बैच का मतलब ये है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। 3.0 का मतलब हमें क्या पढ़ना है, अपडेटेड चीजें पढ़नी है। तो अपडेटेड चीजें पढ़ने के लिए उसके अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन जो हम पढ़ेंगे वो अलग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की स्वतंत्रता। अब आपको पता चल गया होगा कि फाउंडेशन बैच में आपको कई सारी नई चीजें मिलेंगी, अपडेटेड चीजें मिलेंगी, पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेंगी। इसलिए ये क्या है, ग्रेड प्लस का फाउंडेशन 3.0 बैच है, जिसमें क्या मिलेगा, आपको सभी अपडेटेड जानकारियां मिलेंगी। थैंक यू।